नमस्कार। पहले देश में फौज में रहकर, फिर खेलों में और फिर सरकार में रहकर देश की सेवा करना, गांव जड़ जमीन को समझने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से, और वो गांव से जुड़े हुए हैं। हमेशा गांव को बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी को समझने वाले हैं। राज्यवर्धन राठौड़ इस वक्त हमारे साथ हैं। राठौड़ साहब, आपका बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। हिंदुस्तान की राजनीति में, और आप जैसा एक लोग मुझे कहते थे कि मोस्ट स्मार्ट कैबिनेट मिनिस्टर सरकार में, मोदी सरकार में, उनका गांव से जुड़ा हुआ होने से लोगों को बहुत अजीब लगता है, और आपका इतना गांव से जुड़ाव है, ये किस तरह से, ये कंट्रास्ट नहीं? No, it's nice of people to say that, जो कह रहे हैं उनका बड़प्पन है इसमें, लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आखिर गांव से ही जुड़ा हुआ होता है। और मुझे याद है, सेना में मेरे पिताजी भी सेना में थे, मेरे दादा, मेरे परदादा सब सेना में थे, मेरी पत्नी भी सेना में थी, मेरे नाना भी पुलिस में थे। तो जब छुट्टियां होती थी तब हम मौका लगता था गांव में जाने का, तो अच्छा लगता था। और सैनिक हूं तो जितनी खुली जगह में रहता हूं उतना और अच्छा लगता है। बंद कमरों में रहने की आदत नहीं है अब। लेकिन जो जुड़ाव पिछले 5 साल में मेरा हुआ, उसकी मैं तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप एक प्रतिनिधि के नाते लोगों से मिलते हैं तो वाकई में जो दुख दर्द, क्या बचपन में तो कई चीजें पता नहीं चलती, अब पता चलती है कि दिक्कतें किस तरह की, गांव की दिक्कतें क्या है। और नौजवानों से मिलता हूं तो उसमें अपनी छवि दिखती है मेरे को कि यही तो सपने थे हमारे सपने कहीं अलग थोड़ी ना होते थे। हाँ, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी उस समय, आ गई, आगे चले तो बहुत सी चीजें सीखी जीवन के अंदर, और भगवान की कृपा रही कि अवसर दिए। और पेट में जब आग होती है तो उस अवसर के ऊपर आप फतेह पा सकते हैं, जो हर चुनौती को आप हरा सकते हैं। और ये ग्रामीण भारत के नौजवानों में ताकत है कि सामने आने वाली चुनौतियों को हरा सके। ये हमारी पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि हम उनको सही अवसर दे सकें। जिन 2 चीजों से आप जुड़े हैं, वो एक है फौज और दूसरा है गांव। इस चुनाव में दोनों ही बड़े मुद्दे हैं। फौज को लेकर तो मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने से इतना हंगामा हो रहा है, सारी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आपने फौज को हाईजैक कर लिया एक तरह से। क्या पुलवामा का मसला होता है, बालाकोट में स्ट्राइक होती है, कभी एयर स्ट्राइक आप करते हैं, तो आपने ऐसा कर दिया कि जैसे राज्यवर्धन राठौड़ साहब की या मोदी साहब की जो सरकार है वही फौज है और वही जीत रही है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देके बताता हूं, और ये वाकई में घटना घटी है। एक अधिकारी अफसर मेरे साथ सेना का, उसने कई साल पहले की बात है, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर अंदर आया, उसने अपनी मिसाइल से उसको मार गिराया। दुश्मन हेलीकॉप्टर अंदर आ रहा है सेना में, अपने क्षेत्र में, उसने मार गिराया। दिल्ली से इंक्वायरी चली उस अफसर के खिलाफ कि ये अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस खराब कर रहा है हमारी, इसने बिना इजाजत के कैसे मार गिराया। मुझे बताइए, जब वहां सैनिक, उसका मनोबल कितना टूटेगा। उसने देखा ये हमारी दुश्मन हमारे क्षेत्र में आ रहा है, वो इजाजत लेगा क्या उस समय? ये आम बात है सेना के अंदर, अब नहीं है, ये आम बात है। पाकिस्तानी सैनिक हमारी मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं मैं तो गोली 1 सेकंड में दाग दूंगा, तुम्हें कुछ करने के लिए दिल्ली से इजाजत लेनी पड़ेगी। हाथ बांध के सेना को लड़वाना, ये इनकी आदत थी। सेना को इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए, ये आदत थी। पहली बार सेना को मजबूती दी गई है, पहली बार सेना को ताकत दी गई है। मैं प्रैक्टिकल आपको चीजें बताता हूं कैसे। 1 रैंक 1 पेंशन 40 साल से नहीं हो रहा था, मांग रहे थे लेकिन दे नहीं रहे थे, पहली बात। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, अभी इन्होंने अपने घोषणा पत्र, उसको मैं धोखा पत्र बोलता हूं, अपने इनके धोखा पत्र में इन्होंने अभी निकाला कि सेना को जो खास जो अथॉरिटी और पावर दी जाती है, अधिकार दिए जाते हैं, वो हम कम कर देंगे। अरे सैनिक कैसे लड़ेगा वहां पर, कैसे सवाल करेगा, कैसे अरेस्ट करेगा, अपना काम नहीं कर पाएगा। कहते हैं कि 370 धारा पूरी मुश्किल कश्मीर में इन्हीं के परिवार ने खड़ी करी हुई है, बोलते हैं 370 को हम नहीं हटने देंगे। कहाँ की मानसिकता है ये? सबूत मांगते हैं उसी, सबूत मांगते हैं उसी, मैं बताता हूं उसको, सबूत मांगते हैं उसी सेना से जो सेना इनकी रक्षा कर रही है। 124A, जो इस देशद्रोह, देश के खिलाफ जो देशद्रोह करे उसको जेल में डाल सकते हैं, उसको हटाने की बात करते हैं, क्योंकि इनके अध्यक्ष गए थे उनकी पीठ थपथपाने के लिए। तो अब मचाओ हर जगह, टुकड़े टुकड़े गैंग हर जगह पहुंचे और देश को तोड़ने के लिए नारे लगाएं, और ये कांग्रेस उनको वाहवाही करेगी। इस तरह की जब बातें आप सब जोड़िए तो आप इस बात पे आ जाएंगे कि सेना को ये अनुमति नहीं देते थे, ये डरते थे। आप ये फर्क बता रहे हैं कि जो फौज को जो ताकत मिल रही थी या फौज जो काम कर रही है, उसका क्रेडिट आपकी सरकार इसलिए लेना चाहती है क्योंकि आपने
उस फौज को ताकत और छूट दी ये करने की। जो फर्क क्रेडिट लेने की बात नहीं है विजय जी। ये किसी ने कहा है कि शेरों की सेना के सामने गीदड़ उनका कमांडर बना दो, वो सेना किसी काम की नहीं है। और वहीं ऐसी सेना के सामने एक शेर कमांडर लगा दो तो उस सेना से डर लगने वाली बात है। सेना की लीडरशिप मैटर करती है, और आज देश की जो लीडरशिप है वो सेना को अनुमति देती है कि आप जाइए, देश के लिए जो जिस चीज की जरूरत है आप उसको करके आइए। जिम्मेदारी हम लेते हैं कि गलत है तो हमारा है, अच्छा है तो हमारा है। ये लीडरशिप आप सब देख रहे हैं सफलता होने के बाद। अरे भैया, सफलता होने से पहले की भी तो सोचिए। आप ये सोचिए कि अगर मान लो गड़बड़ हो जाए तो तब चुनाव में वाहवाही होगी क्या? हिम्मत तो आप सिर्फ सफलता देखते हैं। आप वो देखिए कि प्रधानमंत्री में इतनी ताकत है, इतना मादा है कि देश के लिए जरूरी है तो करो, चुनाव जाए भाड़ में। चुनाव की चिंता नहीं होती, हमें देश की चिंता है, करके आओ। और ये विश्वास भी है सेना के ऊपर कि जाएंगे तो रणबांकुरे फतेह हासिल करके आएंगे। और ये हिम्मत भी है पूरे देश की, पूरे विश्व के अंदर कि अगर हमारा कोई वहां कैदी बन जाए तो उसको 60 घंटे के अंदर अंदर छुड़ा के वापस भी लेकर आएंगे। ये दम होने चाहिए। कहाँ है दम? किसमें है दम? इनके विजन देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो 4 बार लेफ्ट राइट देख के बोलते, पीछे से कोई बोलता है तो वो बोलते। ये लीडरशिप है क्या? कांग्रेस की कौन सी लीडरशिप है भैया? क्या लीडरशिप है? 4 पीढ़ियों को मौका दिया, और कितनी बार मौका चाहिए? 4 पीढ़ियों के बाद आज देश की हालत देख रहे हैं। क्यों अभी तक देश ठीक नहीं हुआ? हमने तो 5 साल में करके दिखा। क्रेडिट तो उनको मिलना चाहिए। अरे देश तो प्रगति कर ही रहा है, लेकिन वो धीमी गति से करे या तेज गति से करे? आजकल धीमी गति के समाचार आप सुनते हैं क्या? पहले आते थे ना, बताइए ना, पहले आते थे ना धीमी गति के समाचार। अब क्यों नहीं आते धीमी गति के समाचार? रफ्तार बढ़ गई है हर जगह। तो बड़ा, आपने 370 की बात करी, मैं आपके दर्शकों को भी बता देता हूं 370 के लिए इस तरह के प्रावधान रखे गए हैं कि राज्यसभा के अंदर भी हमें बहुमत चाहिए। आप ये यहाँ, लेकिन आप कोशिश कर सकते थे ना, आपकी कोशिश करके हारने सभा में ये एक्सपोज कर सकते थे कि कौन लोग इसको हटाना चाहते हैं, नहीं हटाना चाहते। कोशिश करके हारने में कोई दम की बात नहीं है। हम जिस दिन कोशिश करेंगे उस दिन करके रहेंगे। हम निश्चित करके अपनी जीत हासिल करते हैं, ऐसे लड़खड़ाए हुए कदम नहीं उठाते। अब ये बहका के इन्होंने राजस्थान में बदलाव लेकर आ गए, मध्य प्रदेश में लेकर आ गए, छत्तीसगढ़ में लेकर आ गए, राज्यसभा में थोड़ी सी इनकी ताकत बढ़ गई, लेकिन 2022 तक आके देखिएगा हमारा फिर बहुमत होगा। और ये देश की जनता सुन ले, हमने स्पष्ट कहा हुआ है कि कश्मीर की दिक्कत जो है वो 370 से शुरू होती है। पूरे के पूरे देश का सोच रहे थे कि आपकी सरकार आएगी, बीजेपी बहुमत में आएगी तो कम से कम 370 जो उनका बड़ा एजेंडा है, मूल एजेंडा जिसे हम कोर इशू कहते हैं, वो करके इसको हटा ही देंगे। 3 जो इशू थे, तीनों इशू पर आपने सॉरी टू से काम नहीं किया। एक था धारा 370 का, एक था समान आचार संहिता जिसे आप कॉमन सिविल कोड कहते हैं, और तीसरा था राम मंदिर का। देखिए, तीनों ही मुद्दों पर जिसने आपको वोट दिया, जिसने आप पर भरोसा किया, वो तो निराश है। आपको नहीं लगता निराश? विजय जी, सारे काम एक साथ सिर्फ पहले 5 साल के अंदर नहीं होते, एक माहौल भी बनाना पड़ता है। हम सिर्फ इन्हीं चीजों पे जाते तो लोग बोलते कि आप विकास तो कर नहीं रहे, आप अपने एजेंडा लेकर आए हुए हो, सारे एजेंडा ही पूरे कर रहे हो। हमने घोषणा कर रखी है कि हम राम मंदिर बना के रहेंगे। हम झगड़ा नहीं करवाना चाहते, हम फसाद नहीं करवाना चाहते, हम कानूनन करवाएंगे। 370 हम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को कचरे के डब्बे में डाल के नहीं हम उसको हटाना चाहते, हम कानूनन हटाएंगे। हमने बोल दिया ना कि हम करेंगे ये काम, जो हमने कहा वो हमने करा, और हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे अगर उलझ के रह जाएं और विकास ना हो तो आप ही हो जो यहां बैठ के प्रश्न करोगे कि अभी तक सड़कें नहीं बन रही, आम व्यक्ति हवाई जहाज में नहीं चल। जरूर, क्योंकि भारत 2014 में अगर 12वें स्थान पे था पूरे विश्व में, और 2019 के अंदर अगर 6ठे स्थान पर आया है विश्व के अंदर, और ऊपर वाले पायदान चढ़ना और भी मुश्किल बात होती है, तो कहीं ना कहीं हमें दम था ना विकास लाने का, इसीलिए हुआ। और हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमारे जो मुद्दे हम करके रहेंगे, लेकिन हम हर गांव तक, हर व्यक्ति तक मजबूती लेकर आएंगे, आर्थिक मजबूती लेकर आएंगे, और देश की मजबूती लेकर आएंगे, देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे, देशभक्ति हम बढ़ाएंगे, ताकि देश हर तरह से आगे बढ़े। हमारी विचारधारा की लड़ाई है हमारी, ये बांटने की लड़ाई करते हैं, हम जोड़ने के लिए लड़ते हैं। और आज देश, पूरा विश्व जानता है, अगर कहीं पैसा लगाना है
विश्व का, तो भारत में लगाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है हर जगह, और उसके साथ साथ देश का मान सम्मान। हमने हमला करा पाकिस्तान के ऊपर, किसी एक देश ने चूं करा? ये विपक्ष कहती है साहब अनुमति लेकर आपको, ये जो आपने अंतरिक्ष में स्ट्राइक करी है, इसकी अनुमति लेनी चाहिए थी, अनुमति लेनी चाहिए थी। नरसिम्हा राव साहब ने खुद अपनी किताब में कहा है कि मैं परमाणु बम का टेस्ट करना चाहता था और मैंने तैयारी भी कर ली थी, लेकिन अमेरिका ने सारी फोटोग्राफ लाके रख दी और कहा खबरदार जो इससे आगे बढ़े। हमने भी करा, लेकिन किसी को खबर नहीं होने दी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने के बाद बताए जाते हैं। अभी आपने देशभक्ति का जिक्र किया, तो राहुल गांधी जी को और विपक्षी पार्टियों की सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी यही है कि देशभक्ति को आपने हथिया लिया है। समझते हैं कि राज्यवर्धन जी से बड़ा देशभक्त कोई है नहीं। अब राहुल गांधी जी जो है या उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो देशद्रोही हैं, मतलब जो आपके पक्ष में नहीं है, जो आपके साथ खड़ा हुआ नहीं है, क्या वो देशभक्त नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप जब सेना से सबूत मांगते हो, सेना भाजपा के कार्यकर्ताओं तो नहीं है ना। हमने ऐसा तो नहीं कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को भेजा, सेना गई वहां पर देश की सुरक्षा के लिए हमला करके वापस आई, और 2-3 बार करके आई है, और हर बार आपने सवाल पूछा है। तो क्या ये देशभक्तों का काम है कि अपनी ही सेना से सवाल पूछना, प्रश्न पूछना? और बताता हूं मैं, पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है आज, वो ही भाषा राहुल गांधी और कांग्रेस बोल रही है। ये तो एक समान है। फर्क बताइए मेरे को इनके अंदर क्या फर्क है? तो ये अपने आप को देशभक्त कैसे कह सकते हैं? ये मानसिकता की लड़ाई है। एक सवाल आपने बात की, गांव की बात कर रहे थे, तो अभी राजस्थान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की बात आपने की, छत्तीसगढ़ की, उसमें कांग्रेस ने कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी को बड़ा इश्यू बनाया और उससे ऐसा माना जाता है कि उनकी बड़ी जीत हुई। अभी राहुल जी ने ये न्याय जो है न्यूनतम आय योजना शुरू की है। उनका कहना है कि इससे जो बीजेपी है वो बहुत परेशान है, वो नहीं चाहती कि गरीब को या किसान को पूरी मदद मिले। देखिए, इन्होंने बड़े बड़े वादे करे। ये चुनाव 2 मुद्दों से लड़ते हैं, एक तो जातिवाद और दूसरा झूठवाद। ये 2 इनके बहुत बड़े हथियार हैं और इनमें इनकी बहुत माहिरता है। हर चीज पूरे 5 साल इनको कोई मुद्दा नहीं मिला। इन्हें पता ही नहीं कोई ऐसे भी प्रधानमंत्री होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि इनको तो आदत थी पुरानी। इन्होंने खूब कोशिश करी, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं करा जो भी ये मुद्दे उठाते थे। अब इनके जमीन के नीचे से, इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है, और अब ये कह रहे हैं कि साहब कुछ ऐसा करें कि हम वापस चर्चा में तो आए। जब जनता विपक्ष की बात करती है तो विपक्ष के अंदर भी कांग्रेस का नाम नहीं आता। मायावती, ममता बनर्जी, इनका नाम पहले आता है, चंद्रबाबू नायडू जी का नाम आता है। तो वो राहुल जी तो चिंता करने लगे कि मेरी तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। तो किसी ने कहा कि साहब ऐसा करो कि आप, प्रधानमंत्री जी ने 6,000 की घोषणा करी है, उसमें 2,000 दे भी दिए, आप 12 गुना बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ मतलब एक ही बात है, बोलना ही तो है, धमाका तो हो। तो बस उठ गए एकदम से और धमाका धमाका धमाका। हम सब, आप बताइए कि जो उनकी दादी ने बोला था गरीबी हटाओ, 50 साल हो गए अभी तक और उनको अरे सुन तो लीजिए, मेरे को पूरी बात तो करने दीजिए कि अभी तक इतना मौका उनको मिला, उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने यहां राजस्थान में आके वादा करा कि 1, 2, 3, 10, वो अभी तक बस हो चुका है, क्योंकि अभी तक किसी को ऋण माफ नहीं हुआ। किसानों ने अपना ब्याज देना बंद कर दिया इस भरोसे से कि हमारा ऋण माफ होने वाला है। वो ब्याज भी बढ़ गया और ऋण भी वहीं का वहीं है। परेशान हो रखे हैं किसान, नाराज हैं किसान। प्रधानमंत्री ने 6,000 जो बिल्कुल न्यूनतम वर्ग के जो किसान थे, जिनके पास छोटी जमीनें हैं, कि उनकी लागत की कीमत कम से कम केंद्र सरकार दे, तो उस वजह से 6,000 रुपए देने की घोषणा करी। 2,000 मार्च में देने की घोषणा करेगी, ताकि पूरे साल में उनको बराबर बराबर मिलता रहे, ताकि अपनी लागत, वो खेत की लागत के पैसे उनको मिले। 30 लाख किसानों ने राजस्थान से आवेदन पत्र दिया कि हम हकदार हैं। इन्होंने यही रोक लिया राजस्थान सचिवालय में, कागज उसको आगे भेजे नहीं, क्योंकि राजनीति करनी है ना साहब। राजनीति ये बरसों से करते आए हैं, इनको राजनीति आती है, हमें देशभक्ति आती है, हमें देश सेवा आती है। ये परिवार की गुलामी करते हैं, हम परिवार की गुलामी नहीं कर सकते। और ये देश परिवार के लिए नहीं बना हुआ, हर परिवार देश के लिए जरूर बना हुआ है। इन्होंने उसको रोक लिया। इन्होंने कहा कि जितने भी बेरोजगार हैं उनको हम भत्ता देंगे 3,500। इन पे जोर पड़ा तो बोला कि अच्छा 1 मार्च को हम शुरू कर देंगे। और 1 अप्रैल भी निकल गई, आचार संहिता निकल गई, अप्रैल फूल बना दिया सबको। ये सबको घुमाने में, लुभाने में, झूठ फैलाने में,
जातिवाद करने में। अब बिल्कुल जातिवाद के हिसाब से काम कर रहे हैं सारा का सारा, ये कर रहे हैं। आपको और बताता हूं मैं, एक गरीब व्यक्ति, मुझे बताइए, जब कोई बीमार पड़ता है, एक कहर टूट पड़ता है उनके ऊपर, इलाज कराने के लिए कई बुजुर्ग तो कई बार बताते भी नहीं है कि हमें ये बीमारी है, वो वैसे ही निकल जाते हैं। अब बच्चों को हो जाए तो उधार लेना पड़ता है। ये पैसा कौन चुकाएगा जो ये उधार लेते हैं? पूरा परिवार टूट जाता है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि देश के 50 करोड़ गरीबों को, 50 करोड़ लोगों को जो जिनके आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनको मैं 5 लाख रुपए प्रति वर्ष दूंगा, जिसमें राहुल जी ने कहा इस योजना को खत्म करेंगे हम। जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिससे इतने सारे लोगों के ऊपर जो कर्जा चढ़ जाता है बीमारी के समय का, वो हट जाएगा, ऐसी को राजस्थान सरकार ने रोक दिया। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो आप बता ही रहे हैं। यहाँ पे जो भामाशाह कार्ड था, भामाशाह योजना थी, उसको भी रोक दिया। वो 3 लाख की थी, ये 5 लाख की लेकर आए थे प्रधानमंत्री जी। अब मुझे बताइए, इसमें राजनीति कैसे? आपने किसानों को जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलनी थी उसमें राजनीति करी। आपके पास काबिलियत नहीं थी, आप ऋण माफ कर नहीं पाए, आपने सिर्फ घोषणा कर दी। ऋण माफ तो भाजपा सरकार जो पहले थी वो करके ही गई थी, वाकई में आपने घोषणा कर दी, उसका नुकसान हुआ। आपने युवाओं को रोजगार के लिए भत्ता देने के लिए बात करी थी, वो आप कर नहीं पाए, काबिलियत नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, पैसे कौन देता है? केंद्र सरकार देती है ना। आपके पास पैसा ही नहीं है, ऐलान करे जा रहे हैं। आसमान में ऐसे ख्याली पुलाव पकाना, लोगों को भ्रमित करना, ये पुरानी आदत है इनकी। सर, 2013 के विधानसभा चुनावों का नतीजा और 2018 के विधानसभा चुनावों को केंद्र के लोकसभा के चुनावों के नतीजे से देखें तो 13 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार हटने के बाद, और जो 14 के चुनाव हुए लोकसभा, उसमें आपको 25 में से 25 सीटें मिली। अब जब 18 में जो चुनाव हुए दिसंबर में, उसमें कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो क्या इससे आपको लगता है कि जो नतीजे हैं उनमें बदलाव आएगा, फिर राजस्थान उसी तरह से बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा? 0.5 आधा % वोट का फर्क था राजस्थान के अंदर। ये बात कर रहे थे बड़ी बड़ी कि एकदम हम स्वीप कर जाएंगे राजस्थान को, 0.5%। और वोट शेयर कितना था? 1,80,000 पूरे राजस्थान के अंदर। 1.5 लाख से ज्यादा वोट, 1,80,000 और भी स्पेसिफिक तो 1,83,000 उसके आसपास। तो ये 4 वोट हर इस पर इमेजिन करिए आप, ये स्वीपिंग चेंज की बात कर रहे थे। ये कुछ नहीं, ये तो हमारे हाथ से अभी निकल गया राजस्थान, नहीं तो यहाँ पे भाजपा सरकार होती और कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती, और यहाँ पर आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं और गरीबों को मजबूती का सारा चलता रहता। ये नुकसान करेंगे यहाँ पर। अब भ्रमित करते हैं, चकित कर देते हैं आपको, बड़े बड़े सपने दिखाकर। ये एक्सपर्ट है उसके अंदर, उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस एक्सपर्ट है, इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी इनको तजुर्बा है, उसमें इनको कोई मार नहीं सकता। झूठ, हाँ, तो वो नुकसान होता है ना, इलेक्शन में फायदा होता है। हम इलेक्शन के लिए नहीं है, प्रधानमंत्री जी बार बार बोल चुके हैं ना, हम इलेक्शन के लिए नहीं है, हम देश को मजबूत करने आए हैं। हम सत्ता में आकर रहने के लिए नहीं आए हुए, हम देश की सेवा करने के लिए आए हैं। और देशवासी आज ये फर्क समझ गए हैं और हमें बार बार मौका देंगे वो। सर, एक आखिरी सवाल, जयपुर ग्रामीण जो आपका क्षेत्र है संसदीय सीट, उसके लिए मुझे पता चला, कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पर कि पहले कांग्रेस ने कोशिश की कि हमारे कुछ शहीद हुए थे अभी, उनके परिवार के किसी उम्मीदवार को आपके खिलाफ उतारा जाए, क्योंकि एक फौज का। ये खबर आपको लगी? ऐसा मैंने सुना, मुझे पता नहीं कितना सच है, नहीं है। नहीं, खबर है, सही है, सही है, लेकिन वो उन लोगों ने शायद मना कर दिया, जो भी परिवारों से वो बात कर रहे थे। उसके बाद अब कृष्णा पूनिया जो हमारी बड़ी स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको उतारा है। तो अब ये मुकाबला 2 बड़े खिलाड़ियों के बीच में हो गया। एक तरफ राज्यवर्धन राठौड़ है जिन्होंने ओलंपिक में जीता है मेडल, एक तरफ कृष्णा पूनिया है जो भी मेडल्स जीतती रही हैं अलग अलग गेम्स में। तो क्या आपको लग रहा है ये जो खेल का मैदान है और राजनीति के मैदान है, इसमें मुकाबला कैसे रहेगा, कौन मेडल जीतेगा? इनकी मानसिकता देखिए, एक शहीद ने, परिवार ने अपना नौजवान बेटा खो दिया। ये जो शहादत की जो मार लगती है, ये उस क्षण भर के लिए नहीं होती विजय जी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मैं जानता हूं, मेरे साथी जो शहीद हुए हैं, उनके बच्चे जब बड़े होते हैं, उनके चरित्र में वो बात रह जाती है, वो अंदर एक जहर रह जाता है। ये बड़ी लंबी मार है, ऐसी मार सहते हैं ये लोग, और ये कांग्रेस सिर्फ इस्तेमाल करती है। एक शहीद परिवार को
अलग अलग दाव पेच लगाकर, और मैं सिर्फ मर्यादा की वजह से वो दाव पेच आपके सामने नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे उस परिवार का भी ख्याल है, नहीं तो धज्जियां उड़ा देता मैं आज। जो लोग वहां गए थे और जो लोग बात कर रहे थे, धज्जियां उड़ा देता मैं उनकी। लेकिन मैं सिर्फ उस मर्यादा को ध्यान में रख के नहीं बात कर रहा। इन्होंने हर दाव पेच लगाए, डराने के दाव पेच लगाए, खिलाने के दाव पेच लगाए, सब कुछ करे। वो शहीद परिवार शहादत देने के बाद भी नहीं भारत माँ के लिए अभी भी अडिग है कि ये गंदी राजनीति में हम नहीं पड़ने वाले। जो आप बात कर रहे हैं उसमें नहीं खड़े होने वाले। ये सैनिक हमारी यहाँ सेवा कर रहा है, हम पूरी तरह से उसके साथ हैं। मुझे लगता है इससे कांग्रेस की मानसिकता आपको स्पष्ट हो गई होगी, आपके देखने वालों को स्पष्ट हो गई होगी। और हमारी लड़ाई ऐसी मानसिकता के प्रति है। इस देश के अंदर गद्दार कई वर्षों से रहे हैं, कई सेंचुरी से यहां पर रहे हैं, आज भी गद्दार हैं। लेकिन उन गद्दारों को हम जवाब किस तरह से देंगे, ये हमारी पीढ़ी के ऊपर है। बस राष्ट्रभक्त समझते हैं, सबको मैंने देशद्रोह कहते हैं। मैंने उदाहरण दिया है सर, अभी मैंने उदाहरण दिया है। आप 2 मिनट के अंदर ही मेरा उदाहरण देने के बाद ये सवाल कर रहे हैं। नहीं, वो कहेंगे ना अरे आपको कि वो यही बात वो बार बार कहते हैं। भ्रष्ट गुंडे जो अनुशासन नहीं करते, कई जमाने से, कई दशकों से भारत के अंदर दबंग होकर चल रहे हैं सड़कों के ऊपर, इसको बदलना है। आप किस लिए डरते हैं? ये भ्रष्ट और दबंग का जमाना, ये जो जितने भी अनुशासनहीन थे, इनका जमाना चला गया। आज ईमानदारों का जमाना आया है, आज वफादारों का जमाना आया है। आज हर व्यक्ति जो अपने परिवार की चौकसी करता है और देश के चौकीदार बन के काम करता है, आज जमाना उनका है। हम दबंग होकर चलेंगे और ये सब घबराएंगे। जी बात हम कर रहे थे आपकी बात की, 2 खिलाड़ियों के बीच मुकाबले को आप कह सकते हैं? देश की बात हो रही है सर, क्या बात कर रहे हैं आप इतने वर्षों से इनके ऐसे चंगुल में आ गए कि आप इसको भी गेम समझ रहे हैं। मैं गरीबों की जो इलाज करवाएंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। दिल का दौरा पड़ रहा है, हमने उसकी स्टेंट की कीमत कम कर दी, हमने दवाइयों की कीमत कम कर दी, उस गरीब के लिए पैसे लाके दे दिए। किसान के जो उसकी पॉलिटिकल स्टंट तो है ना, आपको उसको तो फेस करना पड़ेगा। चलिए पॉलिटिकल स्टंट, तो आपका सवाल वहीं खत्म हो जाता है। इट इज अ पॉलिटिकल स्टंट। लेकिन वो फेस करना पड़ेगा इलेक्शन में, इसलिए मैं चलिए, सर्कस देखने के लिए होता है सर। सर्कस वालों को आप घर का कमान थोड़े ना दे देते हैं। मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा, माफ कीजिएगा। सो डोंट मेरे शब्दों को चेंज मत करिएगा। आपने पॉलिटिकल स्टंट बोला, आपने पॉलिटिकल स्टंट बोला, मैं उसके लिए बोल रहा हूं कि ये हर तरह के काम होते हैं। ये कांग्रेस करती ही ये आ रही है हमारी, और खासतौर से मेरी। मैं 16 साल की उम्र में सेना में चला गया था, 16 साल की उम्र में, और तब से 2014 तक सेना में था। आतंकियों का सामना कराया, उनको बर्बाद कराया, हर तरह से देश की सेवा करी है। और 16 साल से पहले भी मेरा वो माहौल था परिवार का। मेरे पिता ने 65 और 71 की लड़ाई लड़ी। मेरे पिताजी के जो बड़े भाई हैं उनको वीर चक्र मिल चुका है 71 की लड़ाई के अंदर। मेरे दादा दूसरा विश्व युद्ध लड़ चुके हैं, मेरे परदादा प्रथम विश्व युद्ध लड़ चुके हैं और कैदी थे 10 साल तक। मेरी पत्नी मेजर हैं सेना के अंदर, मेरे नाना पुलिस ऑफिसर हैं राजस्थान के। मैं जातियों में नहीं बट सकता, और प्रधानमंत्री मोदी जी का सिपाही हूं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी भी काम कर रहे हैं, किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे। हम स्टंट नहीं करते, हम काम करते हैं। स्टंट करने वाले स्टंट करते रहे, उनकी हमें चिंता नहीं है। देश आज जागरूक हो गया है और देश समझता है इस बात। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो हम चाहते हैं कि एज अ फौजी हमेशा जो है मैदान में रहे, डटा रहे, और शुभकामनाएं। थैंक यू। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।